हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्टिंग में फिजिक्स के चैप्टर किए थे। अब फिजिक्स के दो चैप्टर यहाँ पे रह गए थे, जो कि है एक ऊष्मा यानी कि हीट और एक है मैग्नेट। इन दोनों चैप्टर को यहाँ पे आज के सेशन में मैं कॉन्टेंट वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसके बाद आपका फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। साइड बाय साइड हम लोग बायो का पोर्शन अभी कर ही रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स का एरिया देखें सीटैट के एग्जाम में, तो हर पेपर सेट में आपको ऊष्मा और यानी कि हीट और मैग्नेट इन दोनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज का ये जो कंटेंट सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा और इससे जो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और वो सभी कैंडिडेट जो कि अभी कमिंग सीटैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों के प्लेलिस्ट के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा दिया है। आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट और वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख सकते हैं। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और डे 26 को हम यहाँ पे स्टार्ट करें। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है हीट, तो हमें हीट और साथ ही साथ टेम्परेचर यानी कि तापमान, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऊष्मा की अगर हम बात करें, हीट की अगर हम बात करें, तो हीट क्या है? ये एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है, यानी कि एक ऊर्जा का ही हमारा स्रोत है। और फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरीके का है? जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। ऐसी चीज जो कि ट्रांसफर होती है, जैसे कि अगर आप एक गर्म पैन को पकड़ लें तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। वो हाथ जला क्यों? क्योंकि हीट जो है उस पैन से आपके हाथ में ट्रांसफर हुई। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब अगर मान लीजिए एक ठंडे ग्लास को अगर आप पकड़ लें तो आपको पकड़ते साथ ही पता चल जाएगा वो आपका ठंडा है। और अगर एक गर्म चाय के कप को पकड़ें तो आपको पता चलेगा गर्म है। तो वो उसके तापमान से, उसके टेम्परेचर से पता चलता है। अब देखिए, यहीं से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इतने एरिया से, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। अब देखिए, सीटैट के एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्कुलर डिस्क है जो कि अंदर से भी सर्कुलर है, बाहर से भी सर्कुलर है। अगर हम इसे हीट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए, हीट करने से कोई भी चीज क्या होती है? एक्सपैंड होती है। वो चीज आपकी खुलती है। तो ये अंदर से भी एक्सपैंड होगा और बाहर से भी एक्सपैंड होगा। अब देखिए, इसी टॉपिक को लिंक करके यहाँ पे एग्जामिनर आपसे रेलवे ट्रैक का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे ट्रैक की पटरियों के बीच में हम गैप्स क्यों रखते हैं। तो देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि अगर उनके बीच में गैप नहीं होगा तो गर्मियों में जब ताप ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो देखिए कहीं पर भी हीट होगा तो वहाँ पर एक्सपेंशन होता है। अगर हम रेलवे की पटरियों के बीच में गैप्स नहीं देंगे तो वो जो पटरियां हैं वो गैप ढूंढने के लिए वो साइड वाइज इस तरीके से बेंट होंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी वजह से हम रेलवे ट्रैक की पटरियों के बीच में, मतलब दो लाइन के बीच में, आपने देखा होगा, ये तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, दो पटरियों के बीच में भी हल्का हल्का गैप देते हैं ताकि उनको एक्सपैंड होने की जगह मिले और सर्दियों में वो अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो चेंज देखने को मिलेगा, जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? परिवर्तन इस तरीके से होगा कि उस चीज में आपको एक्सपेंशन मिलेगा। इसके अलावा इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बीकर है, मान के चलिए ये हॉट है, गर्म बीकर है, ठीक है जी। अब इस बीकर में से मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर यहां पे निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये था कि इसका हीट जो है, इसमें से जो हीट है वो चेंज होगा या नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जरा। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि टेम्परेचर जो है, अगर आप इस बीकर में से इस ग्लास में उसी पानी को निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर जो है, ताप जो है, वो आपका सेम रहेगा चाहे आप बीकर का मापिए। अब देखिए, बहुत देर बाद मापेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, बट अगर आप तुरंत मापते हैं तो आपको बीकर और ग्लास का ताप बराबर मिलेगा। पर यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर हुई है एक बीकर से दूसरे बीकर में, तो यहाँ पर जो हीट है, ऊष्मा है, वो आपको चेंज मिलेगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीकर होगा इसमें ऊष्मा ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे हीट जो होगी ये आपकी हाई होगी और इसमें हीट कम होगी। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होने चाहिए। अब देखिए, अगर हमें ये नापना है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, तो हम किसकी मदद से मापेंगे? हम थर्मामीटर की मदद से मापेंगे। और थर्मामीटर 3 तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल, एक लेबोरेटरी, एक मैक्सिमम मिनिमम, जिनके बारे में हमें एनसीईआरटी में बता रखा है। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। और इसका रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इसका रेंज आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको आप प्रयोगशाला यहाँ पे थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। और इसके रेंज की अगर हम बात करें, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इसका रेंज देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो है ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर की तरह एक फिक्स रेंज में रहे, तो इसका रेंज ज़्यादा रखा गया है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ये हमारे किसी भी वस्तु का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है। मोस्टली आप वेदर इस तरीके से देखते हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि हम जब कभी भी वेदर चेक करते हैं तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और दिन का मिनिमम टेम्परेचर हमें बताया जाता है, तो इस तरीके से मापा जाता है। अब आपके माइंड में एक और सवाल होगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो यही पूछ ले जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर किस चीज़ को मापता है? बॉडी के टेम्परेचर को। लेबोरेटरी थर्मामीटर किस चीज़ को? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर किस चीज़ को? और इसके अलावा एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, यहाँ पर फीवर है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, जिसको फीवर है और उसका ताप जो है 102 डिग्री यहाँ पे मेज़र किया गया। अब यहाँ पे बोला गया कि उसका जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री से 0.2 ज़्यादा है। अब ये 0.2 ज़्यादा है तो उसका एक्चुअल टेम्परेचर कितना होगा? अब आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्केल बना रही हूँ। अब देखिए, ये हो गया मेरा 102 और ये हो गया मेरा 103। ये मैं किसके लिए बना रही हूँ? ये मैं एक क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए बना रही हूँ। और एक क्लिनिकल थर्मामीटर में, ध्यान से सुनिएगा, एक क्लिनिकल थर्मामीटर में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक 5 डिग्री का, मतलब 5 गैप का यहाँ पे फर्क होता है। तो मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो पेशेंट है जिसका ताप कितना है 102 डिग्री, उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 102 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो आपको इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे? इसके बीच में गैप कितने का है? 5 का। और एक एक गैप को हम एक काउंट करेंगे और इनके बीच में गैप है 5 का, तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा इसका? 0.2। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा भी गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकाला मैंने? गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने नीचे लिखा और एक गैप के लिए एक ऊपर लिखा। ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका लीस्ट काउंट है 0.2, तो यानी कि ये होगा आपका 0.2, ये होगा 0.4, ये होगा 0.6, ये होगा 0.8 और उसके बाद 103। तो इस व्यक्ति का जो एक्चुअल ताप है वो कितना होगा? वो 0.2 ज़्यादा है, तो यानी कि वो कितना होगा? वो यहाँ पे होगा 102.4। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करते हो। आई होप इतना एरिया आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि हीट क्या है। हीट आपका एक्सपैंड होती है, टेम्परेचर, हॉटनेस, कोल्डनेस मेजर करता है। थर्मामीटर 3 तरीके के होते हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, मैक्सिमम, मिनिमम। इसके अलावा पेशेंट का अगर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाए और ये बोला जाए कि वो 0.2 ज़्यादा है या 0.1 ज़्यादा है, तो आपको लीस्ट काउंट क्लिनिकल थर्मामीटर का पता होना चाहिए, जो कि है 0.2, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का होता है 1, क्योंकि इनके बीच में 10 का डिवीजन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कितने का डिवीजन? 5 का। लेबोरेटरी थर्मामीटर में 10 का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इधर आ जाते हैं और इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगी कि ये चीज़ें मैं थोड़ा सा इस तरफ मिटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा तो आज यहाँ पे घुच-पुच हो ही गया है। अब देखिए, मैंने 3 अलग-अलग चीज़ें बना रखी हैं। एक बना रखा है स्पून और एक बना रखा है यहाँ पे ग्लास। ये मान के चलिए कि एक कांच का ग्लास है और एक वुड। अगर इन तीनों को मैं ओवरनाइट के लिए यहाँ पर किसके अंदर रखती हूँ? ओवरनाइट के लिए इसे मैं
फ्रिज के अंदर रखती हूँ, तो इनके टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? इनका जो टेम्परेचर होगा ओवरनाइट एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। T1, T2, T3 जो होगा वो बराबर आ जाएगा। इनके टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उन तीनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रिज के अंदर डाला, तो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तीनों का ताप अलग अलग होगा। पर जैसे जैसे ओवरनाइट वो फ्रिज के अंदर रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिज का टेम्परेचर ले लेंगे और तीनों का ताप जो है वो बराबर होगा। इस टॉपिक को लेके कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पे एक वुड है और एक स्पून है, दोनों को यहाँ पे फ्रिज के अंदर डाल दिया और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो स्पून है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे वुड का टेम्परेचर कितना होगा? अगर दोनों को एक जगह पे रखा गया है तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो समान हो जाएगा, तो वुड का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा। एक बार इसी चीज को किस तरीके से पूछा गया था कि एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है, यानी कि एक सुचालक है और एक कुचालक है। दोनों को यहाँ पे क्या किया, दोनों को हमने फ्रिज के अंदर डाल दिया, तो दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होगा? दोनों का टेम्परेचर एक समान होगा। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हीट यहाँ पर ट्रांसफर होती है, ऊष्मा जो है वो स्थानांतरण करती है। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफर होगी, इसके 3 मोड है, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले अगर आपने एक पतीले में पानी गर्म किया और पतीले में पानी गर्म करके उसके हैंडल से उसे पकड़ने की कोशिश की, तो कई बार क्या होता है, हैंडल गर्म होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो ऐसे टाइप का जब ट्रांसफर होगा तो इसे क्या कहते हैं? इसे संचालन कहते हैं, इसे कंडक्शन कहते हैं, जो कि आपको सॉलिड में और लिक्विड में मोस्टली देखने को मिलता है। ये आपको गैसेस में भी देखने को मिलेगा, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ यहाँ पर ट्रांसफर होता है। आप सीधा संपर्क में आते हो और वो चीज़ आपको गर्म करती है। इसके अलावा पानी के अंदर अगर पानी जो है वो उबल रहा है तो पानी के पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। जो नीचे के साइड के पार्टिकल होंगे ये जल्दी आपके हॉट हो जाते हैं और ये जल्दी हॉट होके ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं और साइड के पार्टिकल और ऊपर के पार्टिकल नीचे आ जाते हैं ताकि वो में गर्म हो। तो इस तरीके से जो सर्कुलर मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, संवाहन। तो ये किस में होता है? ये आपका लिक्विड में और ये आपका गैसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है, जैसे कि जो सन की रेडिएशन है आप तक पहुंचती है। अब आपके जो एग्जामिनर हैं वो किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं कि कंडक्शन कहाँ पे होता है? कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। जो कन्वेक्शन होता है, संवाहन होता है, ये आपका लिक्विड और गैसेस में होता है। इसमें होता क्या है कि जो हीट सोर्स होगा, यानी कि जहां से जो चीज गर्म हो रही है वहां के पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे और साइड के और ऊपर के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके का जो मोशन होगा ये कहाँ होगा? तो ये होगा कन्वेक्शन में। रेडिएशन जो होता है ये आपका वैक्यूम में होता है, इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सन की रेडिएशन आप तक पहुंचती है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों टाइप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जब मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यहां तक का जो सेशन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस चैप्टर में जो सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है वो बच गया है और उसके बाद मैं मैग्नेट टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। अब देखिए, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से आपके एग्जामिनर अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए। अब सी ब्रीज जो है ये समुद्र समीर के नाम से हम जानते हैं। ये आपको अक्सर कब देखने को मिलता है? ये दिन के समय में देखने को मिलता है। अब देखिए, दिन के समय में क्या होता है कि धूप जो है वो जमीन में सीधा पड़ने की वजह से लैंड जो है हमारी हीट अप हो जाती है और लैंड जो है वो ज़्यादा हीट होने की वजह से वहां से जो एयर है, अब आपको पता है कि अगर कहीं पे एयर जो है ज्यादा हीट होगी तो वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा समुद्र से, सी से ठंडी हवा जो है यानी कि कूल एयर जो है वो कहां से आएगी? वो आएगी आपकी सी से और कहां जाएगी? लैंड की तरफ। और क्योंकि ठंडी हवा यहाँ पे कहां से आ रही है? सी से आ रही है, इसी वजह से इसे सी ब्रीज बोलते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा।
क्योंकि ठंडी हवा जो है वो सी से आ रही है, इसीलिए इसे सी ब्रीज बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्यों ठंडी हवा ये समुद्र से क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि दिन के समय में लैंड जो है वो गर्म हो गया है, और लैंड गर्म होने की वजह से गर्म जो हवा है वो ऊपर चलेगी, इस वजह से ठंडी हवा जो है लैंड की तरफ आ रही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और लैंड ब्रीज इसका बिल्कुल उल्टा है, आपको देखने को मिलेगा कि रात के समय में, अब देखिए जो प्रोसेस है पूरा उल्टा हो गया। रात के समय में जो वार्म एयर है, अब दिन के समय में जो गर्म हवा थी वो आपकी लैंड से यहाँ पे समुद्र तक गई। तो अब ये क्या है, अब वार्म एयर जो है वो आपका ओशन के ऊपर है। अब इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होगा कि, क्योंकि अब देखिए ये पूरा प्रोसेस जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है। अभी इससे पहले सी ब्रीज में क्या हो रहा था कि दिन के समय जो ठंडी हवा थी वो सी से लैंड की तरफ आ रही थी। अब लैंड ब्रीज में क्या होगा कि रात को, क्योंकि लैंड जो है वो ठंडे हो गए हैं, क्योंकि दिन में सी की समुद्र की जो ठंडी हवा है वो लैंड में आ रही थी। अब रात को यहाँ पे जो लैंड है, जो तल है वो आपके ठंडे हो गए। तो ये जो कूल एयर है अब कहाँ से जाएगी, अब लैंड से जाएगी, कहाँ की तरफ, समुद्र की तरफ, सी की तरफ, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो लैंड से जा रही है, इसीलिए इसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। इस केस में ठंडी हवा कहाँ से कहाँ जा रही थी, सी से लैंड की तरफ, इसलिए इसे सी ब्रीज बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में दे रखा है। तो देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि यहाँ पे हीट कंडक्ट करते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में देख रहे हैं, तो हीट के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, इसमें से जो हीट है वो कंडक्ट नहीं होती। तो ये आपको मेन इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा जो अगला चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, मैग्नेट। इस चैप्टर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। छोटे छोटे बारीक चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट पहला जो मैग्नेट था वो था यहाँ पे मैग्नेटाइट। यहाँ पे ये एक नेचुरल मैग्नेट है। ये एक व्यक्ति द्वारा डिस्कवर किया गया था जब वो किसी यहाँ पे फॉरेस्ट में जा रहा था, जंगल में जा रहा था, तब उसे वहां पे अट्रैक्शन फील हुआ था अपनी छड़ी में। तो ये जो पहला मैग्नेट है वो मैग्नेटाइट है, और ये एक मैनमेड मैग्नेट नहीं है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है, प्राकृतिक मैग्नेट है। अब देखिए इसमें बार मैग्नेट के बारे में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब देखिए बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो उसमें इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये आपकी नॉर्थ से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। साथ ही साथ इनसाइड द मैग्नेट, अंदर की तरफ अगर हम देखें तो अंदर की तरफ ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो ये आपको यहाँ पर इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो ताकत होती है किसी भी मैग्नेट की, सबसे ज़्यादा होती है इन जगह पर। कहाँ पर? पोल्स पर। क्यों पोल्स पर? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सबसे ज़्यादा क्लोज होती हैं। पोल्स पर ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये क्लोज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें डीमैग्नेटाइज करनी है, यानी कि उसको नष्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो नष्ट करने के लिए या तो आप ड्रॉप कर दीजिए हाइट से, यानी कि ऊंचाई से उसे फेंक दीजिए, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, या तो उसे हीट करिए, या तो उसमें हथौड़ा मारिए। ये तीन तरीके से आप किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। कभी भी मैग्नेट को कट करके कुछ नहीं होगा। कट करने से क्या होगा? अब देखिए अगर मैंने एक बार मैग्नेट लिया और इसे यहाँ पर दो पीस में काट दिया, तो क्या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी? मैं कहूँगी नहीं। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि नॉर्थ के रेस्पेक्टिव यहाँ पे साउथ बन जाएगा, साउथ के रेस्पेक्टिव यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। तो कट करने से कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। ये तीन तरीके से खत्म होती है, या तो आप हाइट से ड्रॉप कर दीजिए, या तो उसे आप गर्म कर दीजिए, या तो उसे हथौड़े से, हैमर से मारिए। तो ये तरीका होता है, कट करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। इसके अलावा आपसे एक सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है,
ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को अलग कर दे रही हूँ। एक बार मैग्नेट है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। एक बार मैग्नेट है इस तरीके से, और एक बार मैग्नेट मैंने इस तरीके से ले लिया। एक बार मैग्नेट को मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे यहाँ इस तरीके से वर्टिकली काट रही हूँ, और एक बार मैग्नेट को मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर काट रही हूँ। एक को हॉरिजॉन्टली यानी कि लंबाई में, और एक को इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर काटा। तो इनमें से किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किस में कम होगी? तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जब आप उसे परपेंडिकुलर काटते हो तो उसके पोल्स पे नो इफेक्ट, इसके पोल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, तो यहां पर स्ट्रेंथ जो होगी आपकी इस केस में यहां पर सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो आधी हो रही है, पर पोल्स में आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर जब हम उसे इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तरीके से काटेंगे तो इसका जो पोल्स होगा यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ जो होगी इसकी यहाँ पे हाफ हो जाएगी। हाँ, इसका लेंथ जो है वो आपका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन 2 बार ही पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, 2 से 3 बार पूछा गया है कि अगर हम एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को लंबाई में काटे, परपेंडिकुलर काटे, तो उसके स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इसकी लेंथ जो है वो जरूर आधी हो जाएगी, पर इसके पोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा देखिए, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे सेम रहेगी। पर इस केस में यहाँ पे अगर आप मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल तरीके से काटोगे, इस तरीके से काटोगे, तो इसका लेंथ तो यहाँ पे लंबाई तो बराबर रहेगा, पर इसकी जो मोटाई थी वो कम हो जाएगी। मोटाई कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर कम लाइंस जो है इसके अंदर जा पाएंगी, और कम लाइंस जाएंगी तो कम स्ट्रेंथ होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इस बार मैग्नेट को मैं 4 भाग में काट दूं तो इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा m/4, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ इस तरीके से 5 आपके पास मैग्नेट है, मैंने यहाँ पे 5 मैग्नेट बना दिए, और 5 मैग्नेट में से किसी एक का एक पोल पता है, तो क्या आपको किसी और पोल्स की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहेंगे कि एक पोल अगर आपको पता है ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ है, ये साउथ होगा तो ये होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ, तो इस तरीके से आप सबका पता कर सकते हैं। तो ओनली 1 पोल रिक्वायर्ड, सिर्फ एक ही पोल आपको पता होना चाहिए, आप सब कुछ यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप सीधा सीधा देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एक पोल पता है तो आप सब बता सकते हैं। इसके अलावा एक और एरिया से आपका क्वेश्चन आता है कि हमें मैग्नेट के लिए क्या प्रिकॉशन यहाँ पे रखना चाहिए, किस तरीके से हमें मैग्नेट को संभाल के रखना चाहिए। तो जो आपके बार मैग्नेट होते हैं उन्हें आप यहाँ पे पेयर्स में रखेंगे, और जो पेयर्स होंगे उसमें आप अनलाइक पोल्स को यहां पर साथ में रखेंगे। इसके अलावा जो यहां पे मैग्नेट के पेयर्स होंगे उनके वो सेपरेट होंगे, किससे, उनके बीच में आप क्या रखोगे, वुड को रखोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मैग्नेट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्सो मैग्नेट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं आप लोगों के लिए एक हॉर्सो मैग्नेट बनाऊं तो हॉर्सो मैग्नेट जो होता है, ये वाला मैग्नेट, ये आपके स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पोल्स जो है आपस में काफ़ी पास होते हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इन एरिया से आपके एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में यहीं तक डिस्कस करूंगी, और मोस्टली मैंने जितने भी टॉपिक थे यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट रह गया होगा तो मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर सेशन के साथ यहाँ पे कवर करूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशंस आप लोगों को यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे।